यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूं। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूं। यूं ही नहीं मैं। यानी जब इनको दिल्ली का चुनाव लड़ना था, वहां केजरीवाल को कोहनी मार दिए थे कि साथ में नहीं लड़ेंगे, तो इनको चाहिए था कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब आरोप लगते जेल के बाहर हो तभी इस्तीफा देते। जेल जाना तो बहुत दूर की बात। आज प्रियंका वाड्रा कह रही है कि जिसको जेल भेजना होगा उस पर आरोप लगा देंगे, उसको जेल भेज देंगे और उसकी कुर्सी ले लेंगे। जेल क्या कोई नरेंद्र मोदी भेजते हैं क्या? सरकार भेजती है क्या? जेल में डालो इसको, ये इस देश की अदालतें कहती हैं। नहीं, इसको बेल नहीं मिलेगा, ये इस देश के जजेस कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है वो ये करेंगे, उसके बाद जज को कहेंगे सुनो इसको जेल भेज दो, फिर इसको जमानत मत देना, 30 दिन बाद जो है वो इसकी कुर्सी चली जाएगी। और क्या केजरीवाल बाद में बाहर नहीं आए तो इस नए कानून के तहत तो वो फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कोई सिर पैर नहीं इस विरोध का, लेकिन कर रहे हैं। पहले ये लोग आपस में लड़ते थे, अब जब मोदी कानून ले आए तो सारे मिलकर इसका विरोध करने लग गए। इनका हिसाब यह है कि नरेंद्र मोदी किसी दिन कह देंगे कि वो देखो आसमान में चिड़िया, तो ये लोग उसका भी विरोध कर देंगे कि आसमान में चिड़िया, आसमान में तो मछली होती है, चिड़िया कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं मोदी जी? इंडी वालों का कहना है कि मोदी सरकार इस कानून का मिसयूज कर ले, विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। विपक्ष के सीएम को किसी भी जुर्म में फंसाकर उसकी कुर्सी छीन ली जाएगी। सरकार इसके जरिए देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। सिर्फ आरोपी होने पर किसी की कुर्सी कैसे छीनी जा सकती है? इससे ब्यूरोक्रेसी को अनलिमिटेड पावर मिल जाएगी। पीएमएलए कानून का इस्तेमाल करके विपक्ष की सरकारें गिरा दी जाएंगी। यह संविधान के खिलाफ है, मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। इस बिल से जांच अधिकारी देश के प्रधानमंत्री का बॉस बन जाएगा। ये वो सारे तर्क हैं जिसे लेकर विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। एक बार असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लीजिए। कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों को जो है आप उठा के जेल में डाल दीजिए और उनकी सरकार गिरा दीजिए। तो भाई जिसकी खुद की सरकार होगी वो अपने मंत्रियों को उठा के जेल में डाल देगा और अपनी ही सरकार गिरा लेगा। तीनों बिल को लेकर आज जब लोकसभा में चर्चा हुई तो कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने सीधे अमित शाह को घेरने का प्रयास किया। वेणुगोपाल पूछने लगे कि गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए गिरफ्तारी के वक्त अमित शाह ने नैतिकता क्यों नहीं दिखाई थी? जैसे ही वेणुगोपाल ने बोला, अमित शाह अपनी सीट से उठ गए। कह रहे कि यह तो क्लियर कट झूठा आरोप है, मैंने तो गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आप सुनिए नैतिकता का पाठ पढ़ाने वालों को अमित शाह ने कैसे तगड़ा जवाब दिया। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, गृहमंत्री जी, आप मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृहमंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ, गृहमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट से पहले मैंने इस्तीफा दिया है। यानी अमित शाह ने क्लियर किया कि भाई उन पर आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दिया, तब जेल गए थे और फिर जब तक निर्दोष कोर्ट से साबित नहीं हो गए किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे। लेकिन कोई कांग्रेस से यह भी पूछे कि यूपीए के जमाने में अमित शाह जो है
गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए अरेस्ट हुए थे अरेस्ट हुए न होने के पहले इस्तीफा दे दिया। तब तो बीजेपी जो है वो विक्टिम कार्ड नहीं खेली कि भाई अरे बताइए हमारे नेता को जेल में डाल दिया। नरेंद्र मोदी के नए कानून का विरोध करके इंडी वाले एक्सपोज होते जा रहे हैं। इंडी गठबंधन विरोध हंगामा बवाल कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी रुकने को तैयार नहीं। अभी तक वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने का काम हो रहा था, अब राशन कार्ड में भी सफाई अभियान शुरू हो गया है। मोदी सरकार ने राशन कार्ड होल्डर की एक लिस्ट बनाई, फिर उस लिस्ट को अलग अलग मंत्रालयों के डेटाबेस से मैच किया। मैच करने पर ऐसे 1,17,00,000 लोगों का पता चला जो राशन कार्ड रखने के हकदार नहीं है लेकिन लाभार्थी बने हुए हैं। ये वो लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं, जिनके पास 4 व्हीलर है। यहां तक कि इस लिस्ट में कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं। जांच में पता चला कि 1,17,00,000 लोगों में से 94,71,000 तो टैक्स पेयर्स हैं। 17,51,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास 4 व्हीलर है। 5,31,000 लोग ऐसे हैं जो कंपनी के डायरेक्टर हैं। इन लोगों की पहचान करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से इन लोगों को वेरीफाई करने को कहा है ताकि इन्हें राशन कार्ड की लिस्ट से हटाया जा सके। भाई आप समृद्ध हैं, संपन्न हैं, आप फ्री का राशन क्यों लेंगे भाई? नियम के मुताबिक सभी सरकारी कर्मचारी या वो परिवार जो सालाना 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, जिनके पास 4 व्हीलर हो या जो टैक्स पेयर हैं, वो मुफ्त अनाज लेने के लिए अयोग्य हैं। अब यह काम भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रहे हैं, इस पर भी हंगामा होगा। खैर वहां तो हंगामा हो रहा है। एक हंगामा दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के अंदर हो गया बॉस। पाठशाला में अगला चैप्टर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला। आरोपी की तस्वीर का केजरीवाल से कनेक्शन का सच क्या निकला? सीएम रेखा गुप्ता के घर के बाहर सीसीटीवी में आरोपी का वो वीडियो जिसने बड़ा राज खोल दिया क्या? रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले में पुलिस के सामने क्या क्या खुलासा किया, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आज दिल्ली में जो हुआ उसे देखकर सब शॉक्ड रह गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर सीएम आवास में हमला हो गया। कोई सोच नहीं सकता था कि दिल्ली की सीएम पर उनके घर में हमला हो जाए। सीएम की तगड़ी सिक्योरिटी होती है, आसपास दसियों पुलिस वाले रहते हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री पर हमला होना यह बहुत शॉकिंग है। क्या कोई बड़ी साजिश हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ? क्योंकि रेखा गुप्ता सीएम आवास पर जन सुनवाई कर रही, तभी अचानक हमलावर ने उन पर अटैक कर दिया। इससे मुख्यमंत्री को चोटें भी आईं, उन्हें कंधे और सिर पर चोट लगी। पूरा देश इससे हैरान हो गया और सबने इसकी निंदा की। इस हमलावर की फोटो भी सामने आ गई। यह कौन है, कहां से आया, यह सब भी पता चल गया। लेकिन इसने सीएम पर अटैक क्यों किया? हमलावर का केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का से कोई कनेक्शन है क्या? किसने कनेक्शन जोड़ दिया और उसके कनेक्शन का सच क्या निकला, आज आपको यह भी बताऊंगा। सीएम रेखा गुप्ता इस हमले के बाद कैसे सदमे में आ गई थी, उस वक्त एग्जैक्टली उस 80 सेकंड में क्या हुआ था, सारी डिटेल बताऊं, सीसीटीवी में क्या दिखा वो दिखाऊं। उससे पहले जो हुआ उसकी एक झलक देखिए। गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज को मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। हम जब एक चाबी का छल्ला भी ले जाते तो उसकी भी छानबीन करी जाती है, तो वो व्यक्ति कैसे गया, किसने भेजा, कुछ नहीं पता। ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला। बात कर रहे थे, ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। उसने किया है ये जैसे भाजपा कहती थी, अरविंद की बात तो उन्होंने करवाया था, तो अपना भी देख लें करवाया है या हुआ है। किसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। आमतौर पर मुख्यमंत्री के पास सैकड़ों लोग शिकायत लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री पर्सनली इन शिकायतों को देखती हैं, सुनती हैं या देखते हैं, सुनते हैं। इसे जन सुनवाई कहते हैं। इसी जन सुनवाई में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जो हुआ उसने सबको हैरान भी कर दिया और डरा भी दिया। सीएम पर हमला कैसे हुआ, पहले यह सुनिए। सीएम रेखा गुप्ता जब आज जन सुनवाई कर रही थी, उसी जन सुनवाई में शिकायतकर्ता जो बनकर हमलावर भी पहुंच गया। यह हमलावर शिकायत देने के लिए कतार में लगा हुआ था, लेकिन अचानक हमलावर लाइन तोड़कर आगे आ गया। सुबह 8:20 पर सीएम पर हमला हो गया। हमलावर ने सीएम का हाथ पकड़ लिया था। सीएम रेखा गुप्ता को खींचने की कोशिश की। हमलावर ने सीएम को धक्का दे दिया।
धक्का लगने से सीएम वहां रखी टेबल से टकरा गई। इससे सीएम रेखा गुप्ता के कंधे और सिर पर चोट भी आई। कहा जा रहा है कि यह सब ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के अंदर हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक हमलावर ने अटैक कर दिया। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने खुद क्या देखा, एक बार पहले उनसे सुनिए। गेट पर आए तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम जब एक चाबी का छल्ला भी ले जाते तो उसकी भी छानबीन करी जाती है, तो वो व्यक्ति कैसे गया, किसने भेजा, कुछ नहीं पता। जनता सुनवाई पे सपा का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे हम, इससे अगली जन सुनवाई में भी आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन लेके गए। यानी जो लोग वहां थे वो अलग अलग दावे कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं थप्पड़ भी मार दिया, कुछ लोग कह रहे हैं बाल भी खींचा, अलग तरह की चीजें हो रही। सीएम पर जो अटैक किया गया था वो व्यक्ति यही है, वो व्यक्ति उसी वक्त पकड़ा गया। जो जानकारी इसके बारे में मिली है उसके मुताबिक सीएम पर हमला करने वाला यह हमलावर गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और इसका नाम राजेश खिमजी सकारिया है। यह 41 साल का है और ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता है। इस पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है। हमलावर से पूछताछ हो रही है कि आखिर इसने किस वजह से मुख्यमंत्री पर अटैक किया। यह हमलावर दिल्ली पहुंचा कैसे, किन लोगों से संपर्क में था, इन सब बातों का पता भी दिल्ली पुलिस की टीम लगा रही है। हमलावर से आईबी और स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। यह कल ट्रेन से राजकोट से दिल्ली आया था। आरोपी सिविल लाइंस के गुजरात भवन में रुका था। लगातार फोन पर अपने दोस्त के संपर्क में था। पुलिस ने आरोपी का फोन जब्त कर लिया है। फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए। इस हमलावर की फोटो सामने आई तो उसका परिवार भी सामने आ गया। आरोपी के मां का तो अलग ही दावा है। आरोपी राजेश खिमजी सकारिया की मां अपने बेटे की हरकत पर कह रही हैं कि राजेश पशु प्रेमी है और कुत्तों को लेकर आए फैसले से नाराज था, इसी वजह से वो दिल्ली आया हुआ था। लेकिन यह बात कुछ अजीब लग रही है। कुत्तों वाले फैसले से कि भाई दिल्ली में सड़क से आप आवारा कुत्तों को हटाइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कुत्तों वाले फैसले से कई एनिमल लवर दुखी। लेकिन कोई इस तरह से मुख्यमंत्री के घर में घुसकर हमला करेगा, यह बात गले से नीचे नहीं उतर रही कई लोगों। यह आदमी पूरी तैयारी के साथ हमला करने गया था क्योंकि पिछले 24 घंटे से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की रेकी भी कर रहा था। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें हमलावर शालीमार बाग में रेखा गुप्ता के निजी आवास की रेकी करता दिख रहा है। यह तस्वीर देखिए। यह सीसीटीवी फुटेज 19 अगस्त यानी कल का है। यह वहां रिक्शे वालों से बात कर रहा है, आवास में कितनी सुरक्षा है, किस तरह से लोग आते जाते हैं, यह सब देख रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी तो सीएम के घर के अंदर भी गया था। यह सीसीटीवी फुटेज देखिए। सीएम रेखा गुप्ता के शालीमार बाग वाले निजी घर के अंदर आरोपी दिख रहा है। आरोपी वहां बैठकर एक एक बात नोट कर रहा था। यह सीसीटीवी फुटेज भी कल यानी 19 अगस्त की है। पूरी रेकी करने के बाद आरोपी ने आज सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। सवाल तो यह भी उठता है कि मुख्यमंत्री की सेफ्टी में, सिक्योरिटी में लगी पुलिस क्या कर रही थी? वहां कोई व्यक्ति बाहर खड़ा होकर फुटेज बना रहा है, यह आज आपको सीसीटीवी में दिख रहा है, कल नहीं दिख रहा था। वो सिक्योरिटी क्या कर रही थी? सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर सीएम आवास ने भी बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। आवास से मिले सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि हमलावर ने 24 घंटे पहले हमले की तैयारी शुरू कर दी। हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो बनाया और साजिशन हमला करने का प्रयास किया। सीएम पर अटैक करने वाले हमलावर राजेश को लेकर यह भी पता चला कि वो पहले से हिस्ट्री शीटर है। उस पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। आरोपी राजेश पर पहले से 5 केस दर्ज हैं, 3 केस शराब तस्करी के और 2 केस मारपीट के। आरोपी राजेश 3 मामलों में बरी हो चुका है। 2 केस में उसके खिलाफ सुनवाई जारी है। इस हमलावर की मंशा क्या थी, इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। बीजेपी भी शॉक्ड है। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर इस तरह से हमला हो जाना, इसके पीछे बीजेपी कोई ना कोई साजिश जो है वो कह रही है कि हो सकती है। रेखा गुप्ता पर हमले के बाद बीजेपी के नेता सीएम से मिलने गए और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाता हूं। बात कर रही थी, ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे कि कोई मंशा अगर होगी
तभी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है। रेखा गुप्ता भी इस हमले से सदमे में, क्योंकि सीएम के घर में घुसकर इस तरह से हमला कर देना यह आज तक नहीं हुआ होगा। रेखा गुप्ता ने हमले के बाद अपना पहला बयान अब से थोड़ी देर पहले दिया। उन्होंने कहा कि आज जन सुनवाई के दौरान हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। हमले के बाद सदमे में थी, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हूं। अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन है कि मुझसे मिलने के लिए परेशान ना हो। बहुत जल्दी ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूं। जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले का बैकग्राउंड, उसके कनेक्शन सब चेक किए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने बड़ा आरोप लगा दिया। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने आरोप लगाया कि आरोपी राजेश खिमजी सकारिया का आम आदमी पार्टी के गुजरात के नेता गोपाल इटालिया से कनेक्शन है। इसके लिए हरीश खुराना ने एक फोटो भी दिखा दी, ट्वीट कर दी, और उन्होंने कहा कि जिसका शक था वही हुआ। अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ यह फोटो बहुत कुछ कह रही है। बीजेपी को शक है कि सीएम पर हमले में राजनीतिक साजिश है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे वो सुनिए, फिर इस फोटो का सच भी आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। बीजेपी बार बार राजनीतिक साजिश की बू की बात कर रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी का आप नेता गोपाल इटालिया के साथ कनेक्शन है। हालांकि बीजेपी के इस दावे को गोपाल इटालिया ने खुद खारिज कर दिया। गोपाल इटालिया का दावा है कि आरोपी हमलावर के साथ उनकी जो फोटो दिखाई जा रही है वो एआई जनरेटेड फोटो, उनके किसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उसमें एआई के जरिए हमलावर की फोटो लगा दी गई। यानी जो फोटो दिखाई गई उसको गोपाल इटालिया दावा कर रहे हैं कि वो फोटो उनकी है ही नहीं आरोपी के साथ, और वो एआई जनरेटेड। यानी आम आदमी पार्टी का इस हमले से कोई कनेक्शन अभी तक नहीं आया सामने। लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि भाई कोई साजिश हो सकती है, ये डॉग लवर इतनी बड़ी घटना कर दे, ये कैसे हो सकता है। तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे तो उसके सबूत भी देने होंगे, जो अभी तक है नहीं। और सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई पुलिस क्या कर रही है। पाठशाला